अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करूंगा कि मैं कैसे एथीस्ट से एक मुसलमान हुआ। लोग मुसलमान से एथीस्ट होते हैं, मगर मेरी कहानी कुछ अलग है। मैं कैसे एथीस्ट से मुसलमान हुआ आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। जब एक इंसान आसमान की तरफ देखता है और खरबों सितारे और चांद और सूरज को देखता है तो उसको लगता है कि ये किसी ने बनाए होंगे, मगर जब वो साइंस से इसका जवाब मांगता है तो पता चलता है कि ये सब बिग बैंग से आया। अब बिग बैंग क्या था? बिग बैंग वो सिंगुलैरिटी का एक डेंस पॉइंट था जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका रीजन हमें नहीं पता, मगर काफी थ्योरी जरूर है। जैसे सबसे मशहूर थ्योरी इन्फ्लेक्शनरी थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स का शुरू से पहले एक छोटा सा रीजन था जिसे क्वांटम फ्लक्चुएशन ने क्रिएट किया था। अब क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या है? क्वांटम फ्लक्चुएशन का मतलब है कि खाली जगह में भी टेम्पररी चेंजेस या वेरिएशन हो सकते हैं। ये चेंजेस एनर्जी के छोटे वक्त के लिए टेम्पररी वेरिएशन होते हैं जो खाली स्पेस में होती हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, ये वेरिएशन कुछ वक्त के लिए होती है और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक होते हैं। ये वेरिएशन कुछ वक्त के लिए होती है और फिर वो खुद को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन ये प्रोसेस यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। खैर, बैक टू द टॉपिक। फिर एक सडन इवेंट हुआ जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इस फेज में ये छोटा सा रीजन बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ जिसे हम फ्रेडमैन इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। इस एक्सपेंशन के दौरान स्पेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशन तय हुई। खैर, फिर एक सडन एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के बाद यूनिवर्स इनिशियली एक्सट्रीम हॉट था और एक्सपेंशन में था। ये फेज इन्फ्लेशनरी इपॉक कहते हैं। इस दौरान एनर्जी की डेंसिटी यूनिवर्स के हर एक हिस्से में यूनिफॉर्म होती थी। फिर ठंडी हवा और कूलिंग और ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से मेटल की डेंसिटी में फ्लक्चुएशन और कंसंट्रेशन स्टार्ट हुई। एक वक्त आया जब कुछ रीजन्स इतनी डेंस हो गई कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने उन्हें इकट्ठा कर दिया और ये रीजन प्रोटो गैलेक्सीज और गैलेक्सीज बन गई। हर गैलेक्सी में स्टार की फॉर्मेशन के लिए गैस और डस्ट पार्टिकल की एक्युमुलेशन होता था। अर्थ का फॉर्मेशन भी इसी तरह से हुआ। एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क बनी जिसमें अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स बने। इस डिस्क के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कोलिजन से मैटर डेब्रिस एक्युमुलेट हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इस एक्युमुलेशन से अर्थ जैसे प्लैनेट फॉर्म हुई। अर्थ इनिशियली एक गर्म और वोल्केनिक जगह थी, लेकिन टाइम के साथ इसकी सरफेस ठंडी हवा और पानी से कूल हुई। वाटर वेपर से क्लाउड फॉर्म हुए और इवेंचुअली रेन होने से ओशन बने। इसी प्रोसेस के जरिए अर्थ का एनवायरनमेंट ग्रेजुअली सूटेबल फॉर लाइफ हुआ। अब इतना कुछ होने के बाद अगर ये कहा जाए कि ये सब कुछ रैंडम हुआ तो शायद ये बात अकल में नहीं आती, लेकिन चलो फॉर द सीक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट मान लिया कि ये सब एक रैंडम प्रोसेस से हुआ। लेकिन उसके बाद फिर दुनिया पर इंसान कैसे आए? उसके लिए एवोल्यूशन मानी जाती है। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है। सबसे पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ओवर जनरेशन जेनेटिक और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन होती है। सबसे फेमस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। डार्विन का कहना था कि जब एक स्पीशी के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती है तो कुछ वेरिएशन उस स्पीशी के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, जबकि दूसरी वेरिएशन उसको कमजोर बनाते हैं। ये प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन के जरिए होती है जिसमें एनवायरनमेंट की चेंजेस के हिसाब से फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं और अपनी गेन्स को अगले जनरेशन तक फॉरवर्ड करते हैं। अब आते हैं इंसानी एवोल्यूशन की तरफ। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानी एवोल्यूशन की जर्नी मिलियन ऑफ ईयर पहले शुरू हुआ। इंसानी स्पीशी का सबसे पहला होमो हैबिलिस था जो लगभग 2 मिलियन साल पहले एक्सिस्ट करता था। फिर होमो इरेक्टस आया, फिर होमो नेंडरथैलेनिस आया और फिर होमो सैपियन जो कि हम हैं। इंसानी एवोल्यूशन में फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर और कंपटीशन फॉर रिसोर्स जैसे फैक्टर ने हमें शेप किया है। जैसे जैसे हमारे इंसेस्टर ने अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट किया, उनकी फिजिकल फीचर और मेंटल एबिलिटीज इवॉल्व हुई। अब इतना कुछ हुआ और ये माना जाए कि ये रैंडम हुआ तो कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, आज से कुछ वक्त पहले तक मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने एथीज्म का चश्मा उतार कर इस सारे प्रोसेस को देखा तो मेरा देखने और समझने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। मैं ये मानने लग गया कि एक नए खुदा एग्जिस्ट करता है। अभी मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर हाँ, मैं ये मानने लग गया था कि एक नए खुदा एग्जिस्ट करता है। अब वो डिवाइन पावर अल्लाह ही है। मैंने ये कैसे समझा, ये आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैंने कुरान को और बाइबल को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और मैं पहले भी बहुत दफ़ा बाइबल और कुरान पढ़ चुका था, तो मुझे क्रिश्चियंस का मामला समझ में नहीं आया क्योंकि बाइबल में जीसस खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि खुदा से दुआ करो, जैसे ये कुछ आयात हैं। अब इन सब में जीसस ने कहा है कि लॉर्ड से प्रे करो, मगर क्रिश्चियन जीसस से दुआ मांगते हैं और उनका मानना ये है कि जीसस खुदा का बेटा है, तो वो उनके लिए बेहतरीन वसीला है। खैर, मैंने अपने रिसर्च को जारी रखा और कुरान पे ज़्यादा फोकस किया। मुझे कुरान में बहुत सारी मिस्टेक्स मिली, जैसे कि कुरान चैप्टर 55 वर्स 19, चैप्टर 55 वर्स 20, चैप्टर 20 वर्स 53 और भी कई सारी हदीसें भी पढ़ी, मगर मैं डाउटफुल हो गया, जिसकी वजह से शुरू में तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मगर मैंने कुछ इस्लामिक स्कॉलर की मदद हासिल की और अरेबिक को समझा। जब अरेबिक को डिक्शनरी से समझा
तो पता चला कि असल में ये मिस्टेक नहीं है, ये किताब ही ऐसी है कि जो वक्त के लोगों की जहनियत के मुताबिक समझा सके, ताकि उस वक्त के लोग भी इस किताब को अपनी जहनियत के मुताबिक ले सकें और आज के लोग भी। जैसे कुरान के चैप्टर 78 के वर्स नंबर 67 के अंदर लिखा है कि हमने ज़मीन को बिछोना बनाया और माउंटेन को पेग्स की तरह लगाया। अब अगर इस आयत को लिटरल लिया जाए तो लोग बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, माउंटेन तो नीचे से बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा टाइटोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर टक्कर करते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं तब उनमें प्रेशर और हीट जनरेट होता है जो मैग्मा और लावा को ज़मीन के अंदर से ऊपर की तरफ पुश करता है। जब ये लावा ज़मीन की सरफेस तक पहुंचता है तब वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पहाड़ के रूप में। मगर कुरान में कहा जा रहा है कि हमने पहाड़ को पेग्स यानी कील की तरह लगाया। अब इसको अगर डीपली समझा जाए तो समझ आएगा कि कुरान में पेग से मुराद कील, एक तो स्टेबिलिटी और दूसरा उसको कील से रिलेट किया है, क्योंकि पहाड़ जैसे ज़मीन के ऊपर नजर आते हैं वो उसी तरह ज़मीन के नीचे भी होते हैं। तो जैसे पेग्स को वॉल में लगाया जाता है तो उसका काफ़ी हिस्सा दीवार के अंदर होता है मगर कुछ हिस्सा बाहर होता है जो हमें नजर आता है। जब मैंने कुरान को डीपली पढ़ा और काफ़ी सारी ऐसी आयात पढ़ी जो कि मॉडर्न साइंस प्रूव करती है और जो किसी ग्रीक या इजिप्शियन फिलोसफर ने भी नहीं दी, जिनका रेफरेंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं इस सोच में पड़ गया कि एक 1400 साल पहले रहने वाला एक इंसान जिसको दुनिया का नॉलेज ही नहीं था, वो तो कुरान भी हजरत जैद से लिखवाते थे, तो उन्होंने ऐसी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे की। और फिर मैंने इस्लाम की ये चीज़ें पढ़ी कि हमसाये के हकूक और बताई गई चीज़ें, तो काफ़ी एथीस्ट मुस्लिम पर ये पॉइंट आउट करते हैं कि उसमें बीवी को मारना जायज़ है, मगर उनको ये नहीं पता कि बीवी को मारना भी सिर्फ इतना जायज़ है जैसे यानी उस दौर में मिसवाक होता था उसको फ्लिक करके मारना, और बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने की 50 से भी ज़्यादा हदीसें हैं, उनका भी रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मुसलमान हूँगा और फिर मैंने इस्लाम कबूल किया। तो ये है मेरी स्टोरी। अब इस तरह मैंने समझा कि इस्लाम ही जो है वो एक सच्चा रिलीजन है।